को प्रणाम, छोटू को ढेर सारा प्यार। पुष्पा दोसांझ ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं अपने छत से और ईजा बाबू लोगों के साथ आज दिन भर गप्पे मारे, क्योंकि अभी मैं चल नहीं पा रही हूँ। तो आज बाबू से सुनते हैं हम उनके बचपन के और उनके स्कूल टाइम के कुछ अनुभव। अभी ईजा बाबू और हमारे नीलू चचा दोसांझ जी सब लोग पी रहे हैं चाय। अभी मेरे से मिलने हमारे स्टाफ वाले आए थे, हमारी डॉक्टर सपना मैडम और अनुजा मैडम आए थे। फिर मैम ने थोड़ा मेरा पाँव देखा, वो कह रहे कि कल थोड़ा बागेश्वर दिखा लो और वहाँ फिर क्लियर पता लग जाएगा कैसा है क्या है, क्योंकि कभी कभी सॉइलिंग की वजह से भी एक्सरे सही नहीं आता। और अभी अब थोड़ा मैं काम कर रही हूँ, ऑफिस वाला काम आज घर ही में कर रही हूँ। आज हम बाबू से पूछते हैं थोड़ा, जैसे आजकल के बच्चों का बचपन अलग है, पहले का अलग था, पहले बहुत संघर्षमय था। तो बाबू से पूछते हैं हम उनके बचपन और स्कूल की कुछ बातें। बाबू, आपका बचपन कैसा बीता, कैसा था? मतलब सामान्य बच्चे जैसे गांव में उस समय हुआ करते थे उस ढंग से बीता है। अब मैं कुछ स्टूडेंट लाइफ की हाइलाइट्स सबके सामने शेयर करना चाहूँगा। तो हमारे घर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर एक प्राइमरी विद्यालय हुआ करता था। उस समय कक्षा 5 की जो परीक्षाएं होती थी, जूनियर हाई स्कूल की जो परीक्षाएं होती थी, वह एक प्रकार से बोर्ड की तरह हुआ करती थी। तो कक्षा 5 की जो परीक्षा होती थी उसका केंद्र प्राइमरी विद्यालय नौगर हुआ करता था। सारे उनका जितने भी प्राइमरी होते थे। और ब्लॉक में एक दूसरा विद्यालय हुआ करता था, वो जिला प्राइमरी स्कूल। अच्छा। तो सारे ब्लॉक के बच्चे कुछ वहाँ होते थे, कुछ यहाँ करते थे परीक्षाएं। तो उस समय के एक हाईलाइट्स जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। तो उस समय गणित का एक पेपर हुआ था। तो गणित के पेपर में एक मिश्रधन से संबंधित क्वेश्चन था, जिसका उत्तर होना था मिश्रधन और साधारण ब्याज और मूलधन को जोड़कर। वह उत्तर आता था उसका 650। बाकी तो बनाया मैंने पूरा, लेकिन जहाँ पर मिश्रधन और मूलधन को, ब्याज और मूलधन को जोड़ना था, वो गलती से मैं 600 कर बैठा हूँ। बाकी तो ठीक था। तो जब परीक्षा के बाद एक प्रधानाध्यापक गोवर्धन जोशी जी हुआ करते थे, वो हमारे घर के पास ही रहते थे। तो शाम को गप करते समय उन्होंने कहा, तूने क्या किया? मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा, तेरे गणित में 19 नंबर आए हैं 20 में से। अब मैंने कहा क्यों, ऐसे? उन्होंने कहा तेरी ये गलती थी। तो उस समय इस केंद्र में पहले स्थान पर एक मुरलीधर जी का लड़के थे, जगदीश चंद्र। वो पहली पोजीशन पर आए थे, दूसरी पोजीशन मेरी हुई थी, वो 1 नंबर कम होने के कारण। अच्छा, उस समय जो जूनियर हाई स्कूल हुआ करता था, वो आज की तरह गांव से 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर आज के समय में इंटरमीडिएट कॉलेज है। गरुड़ में केवल एक ही जूनियर हाई स्कूल हुआ करता था, गरुड़, जिसमें आज इंटरमीडिएट कॉलेज है। तो वहाँ पर कक्षा 8 की जो परीक्षा होती थी, वो होती थी जिले में एक जिला तो उसमें था नहीं, बागेश्वर में ही केंद्र था, इंटर कॉलेज में। अच्छा, जिला नहीं था उस समय बागेश्वर? नहीं, जिला नहीं था। जिला तो वो 60 सन 61 सन की बात है, उसमें जिले का तो कोई प्रश्न ही नहीं होता है। अच्छा। तो उसके बाद जब हम हाई स्कूल में पढ़ने के लिए गए, तो कौसानी में इंटरमीडिएट कॉलेज था, जिसका नाम उसमें बॉयज ऑन इंटरमीडिएट कॉलेज कौसानी था। अच्छा। आज तो उसको गवर्नमेंट इंटर कॉलेज कौसानी के नाम से जानते हैं। तो वहाँ पर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का केंद्र हुआ करता था। अच्छा। तो वहाँ बच्चे कांडा से, इंटरमीडिएट कॉलेज कांडा, इंटरमीडिएट कॉलेज थराली, उन और इंटरमीडिएट कॉलेज कौसानी, तीनों का केंद्र एक ही हुआ करता था। तो ऐसे संघर्षमय परिस्थितियों में हम विद्यालयों में जाते थे। घर से अपने कंधे पर राशन पानी, आटा चावल जिसमें सम्मिलित है, सब्जी है या घी उसमें होता था, घी अपनी पीठ पर लाद करके हमारे घर से करीब 15 किलोमीटर दूर कौसानी हुआ करता था।
15 से कुछ ज़्यादा ही होगा, 15 मान के चलें। तब ऐसी स्थिति में हमने विद्यालय पढ़ा। अच्छा, पैदल गए मतलब? पैदल ही हुआ। उस समय कोई छोटी बड़ी गाड़ियाँ कुछ थी नहीं, 1-2 बसें थी। वो अल्मोड़े से 1644 जो डांग लेके गरुड़ आती थी और वही बाद में वापस जाती थी। उसमें भी बहुत कम लोग जा पाते थे क्योंकि पैसा उसमें लोगों के पास था नहीं, तो पैदल ही जाते थे, पैदल ही आना होता था। और तब जा कर के फिर इंटरमीडिएट करने के बाद बीएससी हमने अल्मोड़ा डिग्री कॉलेज से किया। उस समय बागेश्वर में जो आज पूरी पट्टी है दानपुर की कहलाती है जो, उसमें केवल एक ही डिग्री कॉलेज था अल्मोड़े में। अच्छा, बागेश्वर में नहीं था क्या? कहीं नहीं था बागेश्वर में, कहाँ, यहाँ तक कि उसमें बनकोट तक के भी बच्चे पढ़ते थे उसी डिग्री कॉलेज में। धबोला सेरा, बनकोट, राउत सेरा, इधर के लोग सारे ये बच्चे वहीं पढ़ते थे। छात्र संख्या तो बहुत होती होगी ना? छात्र संख्या भी उतनी ज़्यादा तो हुआ करती नहीं थी। हाँ। लेकिन थे ही फिर भी। अच्छा। उस समय केवल अल्मोड़े में बीएससी पहले हुआ करता था। जब हमने बीएससी किया तब जा कर के एमएससी की कक्षाएं चली। अच्छा। उस समय वहाँ के प्रधानाचार्य थे गंगोली हाट के मूल निवासी अम्बादत्त पंत। अच्छा। तो वह जरा बोलने में तुतलाते थे और हम हॉस्टल में रहते थे। जाड़ों के दिनों में हम लोग चोरी छिपे हीटर लगा देते थे। तो वो आते थे वहाँ पर, कहते थे ठोकले तुमने हीटर तो नहीं लगा रखा है, हीटर तो नहीं लगा रखा है। अच्छा। हम लोग हीटर के आगे खड़े हो जाते थे, कहते थे साहब नहीं लगा रखा, नहीं लगा रखा। अच्छा। पीछे से हीटर चल रहा होता था। अच्छा। उनका ध्यान उस टाइम नहीं रहता था। तो बच्चे उनकी काफ़ी हंसी करते थे, ठोकले कहते थे। अच्छा। छोकरे भी नहीं, ठोकले। और अगर कोई ड्यूज कॉलेज का रह गया तो बच्चे सब जानते थे कि ड्यूज पहले जमा नहीं करनी है। और जब लास्ट एग्जाम का समय आता था तो एक एप्लीकेशन लिख के उनके पास चले जाते थे, कहते थे साहब ये ऐसी परिस्थिति है, हम पैसे नहीं ला पाए या घर से नहीं भेज पाए, तो वो एग्जेम्प्टेड उसमें लिख देते थे। वो ड्यूज जो है माफ़ हो जाते थे और परीक्षा में सम्मिलित हो जाते। ड्यूज क्या हुआ बाबू? ड्यूज जो हमारी फीस वगैरह के हॉस्टल फीस या कॉलेज फीस वगैरह होते थे उसके जो पैसे होते थे वो देते नहीं थे हर महीने बच्चे। अच्छा। 4-6 महीने का रोक लेते थे, तो उसी को ड्यूज कहते हैं। लगभग फीस कितनी थी उस समय? फीस तो थी उस समय, मुझे ठीक ढंग से याद नहीं, लगभग 20-25 रुपया होगी उस समय। अच्छा। और डिग्री कॉलेज की फीस? हाँ। अच्छा। और हॉस्टल की फीस थी 7.5 रुपया। अच्छा। एक स्टूडेंट्स पर जो हाँ हॉस्टल में रहते थे महीने के। अच्छा। तो उनको जमा नहीं करते थे वो। अच्छा। तब जाकर के एप्लीकेशन लिख देते थे कि मेरी घर की परिस्थिति अच्छी नहीं है, ये नहीं है, सो नहीं है, और वह लिख देते एग्जेम्प्टेड, माफ़ कर दिया। अच्छा। हाँ। अच्छा, अगर किसी का 1 ही महीने का भी रह गया, एग्जेम्प्टेड ओनली ₹1 लिख देते थे। अच्छा। 1 रुपया जमा करो। अच्छा, 1 रुपया तब भी जमा करना हुआ? हाँ। 1 रुपया जमा पैसा नहीं था उसमें। हाँ, तो मुश्किल से उसमें हम लोग 20-25 रुपये महीने के उसमें अपना खर्चा चलाते थे। मासिक जो हमारा व्यय आता था, हॉस्टल में खाना बनता था। और उसके बाद जब टीचिंग लाइफ में आए तो उस समय 9th-10th में 110, 120, 130 तक के बच्चे हुआ करते थे 9th और 10th में। अब आज सोच सकते हैं कि 110 बच्चों को एक अध्यापक कैसे हैंडल करता था, कैसी परिस्थितियों में वो उनको टीचिंग करते थे। तो ये आज के समय के हिसाब से बहुत सोचना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी अधिकांश बच्चे पढ़ने में अध्यापक का कहना मानते हैं। आज तो हमारे पढ़ाए हुए जो बच्चे हैं, अपने की बात कर रहा मैं, कुछ बच्चे फौज में अधिकारी भी बने, सेना में कमीशन लेकर के, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी बने हैं, हो सकता है उनमें से कुछ आज सेवानिवृत्त भी हो गए हों। एक तो मेरे पढ़ाए हुए जो छात्र हैं ललित खसवाण जी, जो यहाँ के कपकोट के विधायक भी रहे हुए हैं। अच्छा, आपके पढ़ाई में? हाँ, जब कभी कभार वो घर आते हैं, मिलते हैं तो पाँव छूते हैं, वहाँ पर हमको बड़ा दुख महसूस होता है कि इतना बड़े मान्यवर होकर के ये पाँव छू रहे हैं। लेकिन श्रद्धा की बात कर रहा हूँ मैं कि अध्यापकों के प्रति किस प्रकार की श्रद्धा हुआ करती थी। अभी भी वो कहीं भी मिलेंगे। तो मेरे बच्चों की शादी में भी उनको मैंने VIP गेस्ट के रूप में बुलाया था और आए थे, अटेंड की थी उनने शादियाँ। ऐसी बात भी नहीं है। तो कहने का अर्थ यह है कि उस समय के बच्चे और आज के बच्चों में बहुत फ़र्क है। आज के बच्चों को यदि कोई अध्यापक थोड़ा सा डांटता है तो बच्चे उल्टा उस पर हावी हो जाते हैं।
तो उस समय बच्चों ने किस प्रकार से अपने अध्यापकों का सम्मान किया था, वो आज के बच्चे उसको नहीं समझ सकते। इस प्रकार से जो हमारा पहले का जो अनुभव है, जो टीचिंग अनुभव है, आज से बिल्कुल भिन्न हुआ करता था। उसमें बच्चे कहना भी मानते थे, कुछ शरारती उसमें भी हुआ करते थे, ऐसी बात भी नहीं है कि शरारती नहीं होते, लेकिन फिर भी अधिकांश बच्चे अध्यापकों का सम्मान करते थे, जो आज भी मैंने अभी उदाहरण सहित आपको बताया है। और उसके बाद जब आज की परिस्थितियों को हम देखते हैं कि हर गांव से 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी पर इंटरमीडिएट कॉलेज हैं, हाई स्कूल तो बहुत कम है, सब लगभग इंटरमीडिएट कॉलेज में बदल गए हैं, लेकिन बच्चों का उस तरफ पढ़ने की तरफ कोई ध्यान नहीं रहता है। आज के समय में केवल बच्चे मोबाइल पर ही अपना समय व्यतीत करते हैं। उस समय तो मोबाइल तो दूर, टीवी तो बहुत दूर की बात है। उस समय रेडियो भी बहुत कम हुआ करते थे। गांव पड़ोस में, इलाके में केवल किसी एक के घर में टीवी हुआ करता होगा। नहीं, ये रेडियो, टीवी तो बहुत दूर की बात है। मुझे एक घटना याद आती है, जब 1965 में चाइना या पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, शायद चाइना के साथ हुआ था, तो उस समय हम कौसानी इंटरमीडिएट कॉलेज से वहाँ हरचिना में जाते थे रेडियो सुनने के लिए। और रेडियो भी नहीं हुआ करता था, वो छोटा, उसको रेडियोला कहते थे, उसमें एक एंटीना वगैरह लगा रहता था, पता नहीं क्या तार की जाली वगैरह लगी होती थी, बड़ा सा एक स्पीकर लगा देते थे। तो उस समय की ये परिस्थिति थी। आज तो बच्चे जो है उन्हें रेडियो का नाम वो जानते तक नहीं है, क्या होता है कहते हो। अब सब टीवी का ज़माना है या मोबाइल का ज़माना, सारे समाचार, सारे न्यूज़, यहाँ तक कि पूरी दुनिया उस मोबाइल में आज सिमट कर रह गई है। घटना कहीं भी घटती है दुनिया में, विश्व में, तो मोबाइल से सब उसको जानकारी हासिल कर लेते हैं। और इतना ही, अगर केवल न्यूज़ जाने या जानकारी हासिल करे हो तो ठीक है, उनका ध्यान केवल गेम में होता है। पता नहीं क्या क्या पबजी वगैरह क्या क्या गेम आ गए उसमें, क्या है फ्री फायर वगैरह, कुछ इस प्रकार से नाम से बच्चे उसी में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। पढ़ाई के आपके जमाने में क्या मतलब क्या क्या खेल थे बाबू, जैसे कि खेल क्या होते थे? मुख्य रूप से कबड्डी हुआ करता था उस समय। और हम लोग घरों में गुल्ली डंडा खेलते थे। हैं। और जब इंटरमीडिएट कॉलेज में पढ़ते थे, केवल ब्लॉक लेवल पर साल भर में एक बार, क्या नाम कहते थे उसका, केवल एक स्पोर्ट्स हुआ करते थे, जिसमें मुख्य रूप से वॉलीबॉल हुआ करता था। उसको देखने के ही इच्छुक रहते थे लोग। आज तो क्रिकेट है, हॉकी, इससे पहले हॉकी का ज़माना था, आज तो क्रिकेट का हो गया है। पता नहीं क्या क्या खेल गेम्स वगैरह आज की परिस्थितियों में हो रहे हैं। उस समय हम लोगों को किसी को भी इसके बारे में जानकारी नहीं थी। यहाँ तक कि ओलंपिक हुआ करते थे बहुत पहले से, उसकी तक जानकारी हम लोगों को नहीं थी। हम जो पहाड़ में जो लोग रहते थे, प्लेन्स वालों को तो होती होगी, लेकिन हमें यहाँ कोई ऐसी जानकारियाँ ही नहीं थी कि ये ओलंपिक गेम्स भी होते हैं, इसमें क्या क्या कॉम्पिटिशन से होते हैं, क्या क्या स्पोर्ट्स होते हैं। तो उस समय की परिस्थितियों में, आज की परिस्थितियों में तो धरती आसमान का फर्क है। तो आज की परिस्थिति में ये बच्चे अगर पढ़ने की तरफ ध्यान दें, उस समय एक कहावत ये भी हुआ करती थी, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे जाओगे खराब। जबकि आज इसका बिल्कुल उल्टा है। जो स्पोर्ट्स में अच्छे बच्चे हैं, ओलंपिक में जा रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में भाग ले रहे हैं, तो अच्छे पद पर भी काम कर रहे हो। यहाँ तक कि फौज में हैं, पुलिस में हैं। फौज में का मतलब, मेरा मतलब है तीनों सेनाओं में, थल सेना, वायु सेना, नौसेना, उनमें भी अच्छे पदों पर हैं जो स्पोर्ट्स में अच्छे बच्चे हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अपना बचपन बिताया है। उसकी कुछ हाइलाइट्स मैंने आपसे शेयर किए हैं। तो आप इस ब्लॉग को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को, उस ब्लॉग के चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ आपको मिलती रहे। धन्यवाद। बाबू, थोड़ा आप ये बता दीजिए ना, आपने कौन से सन में हाई स्कूल, इंटर और बीएससी किया, और तब बीएससी कितने साल की हुआ करती थी? 1964 में हाई स्कूल किया मैंने, 1966 में इंटरमीडिएट किया, 1968 में बीएससी जो भी हुआ करता था 2 वर्ष का हुआ करता था। अच्छा, 2 साल का होता था? हाँ, 2 साल का होता था। अच्छा। और एमएससी भी 2 ही साल का होता था उसमें। अच्छा।
तो हो सकता है आज भी MSc 2 साल का हो। उस समय की एक विशेषता आई थी। आज तो UGC ने कह दिया है कि 2 डिग्री कोर्स से एक साथ डिग्री ले सकता है, लेकिन उस समय ऐसी स्थितियाँ नहीं थी। अच्छा। और उस समय की एक विशेषता और थी, प्राइवेट BSc या BA या BSc तो प्राइवेट हुआ नहीं करता था, BA या MA करने के लिए अध्यापक होना उस समय जरूरी होता था। अच्छा। जो छात्र अध्यापक नहीं है वो BA प्राइवेट या MA प्राइवेट नहीं कर सकता था। अच्छा, उस छात्र ने अध्यापक होना चाहिए। हाँ, अच्छा। तभी वो BA प्राइवेट MA प्राइवेट की परीक्षा दे सकता था। अच्छा। आज तो सभी लोग दे रहे हैं। तो और बचपन में आपने कभी अम्मा बाबू के हाथ की मार भी खाई ही होगी, वो तो नहीं फिर भी बिल्कुल खाई ही होगी, क्यों नहीं। वो तो स्वाभाविक था उस समय। कुछ हाँ। याद है मतलब किस? ना ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। कोई मेरे दिमाग में ऐसी बात नहीं कि जब ज़्यादा मार। हाँ, एक बार हुआ था, बहुत पहले की बात है, तो शायद मैं 6-7 वर्ष का रहा हूँ। तो ये घास के जो लूटे होते हैं, सूखे घास के, एक माचिस मिली मुझे, मैंने एक लूटे में आग डाल दिया। अच्छा, बचपन में? बचपन में। उसके बाद जब घर से डांट पड़ी, तो हमारे एक हलिया हुआ करते थे, धनी राम था उनका नाम। तो मैं घर वालों से कहा, मैंने चलो उनके वहाँ चलते हैं, यहाँ नहीं रहते घर में। देखो बाबू ने अपने बचपन की, अपने स्कूल लाइफ की और इतने अच्छे अनुभव आप लोगों के सामने शेयर किए। मैं तो बहुत खुश हुई, क्योंकि इतना समय कभी था नहीं बाबू के साथ बैठने का, और आज मतलब एक बहुत अच्छा समय मिला। तो इतने अनुभव मिले, बहुत उस समय का कैसा रहता था, बहुत ही मतलब इतनी खुशी हो रही है कि बाबू लोगों ने उस समय भी इतनी कठिन परिस्थिति में इतनी अच्छी एजुकेशन ली, और जबकि घर में कोई भी पढ़ाने वाला नहीं था ना बाबू समय तो। ना उसमें कुछ नहीं था, क्या था, कोई वो नहीं थे, थोड़ा बहुत किसी बंदे के वहाँ काम करते थे, बस वही एक आमदनी का स्रोत हुआ करता था। तो साथियों, आप लोग भी कभी बुजुर्ग के साथ बैठ के उनसे बहुत अच्छे अच्छे अनुभव सीखने को मिलते हैं, उनके बचपन की बातें, और उनके जो जो मतलब उन लोगों ने संघर्ष किया है वो चीज़ सुन के मतलब बहुत अच्छा लगता है, और एक मार्गदर्शन और एक मतलब सीख भी मिलती है। कल फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग के साथ।